नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आओ। दोस्तों, इससे पहले भी जो है कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको भी एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कीजिएगा, आप लोग को वहां पे जो है आप लोग को प्लेलिस्ट का जो है लिंक दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा जो दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप लोग को भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों, आप लोग हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिएगा और तय मानिए दोस्तों, आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेंगे, साइंस और कॉमर्स वालों का। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस को देखते चलते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल पाए। और दोस्तों, क्लास 12 में जो है हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर काफी अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि समय काफी कम दिया गया क्लास 11th के स्टूडेंट्स का। तो दोस्तों, कोई बात नहीं, 12 का रिजल्ट जो आपका मैटर करता है हर जगह में, तो इसलिए 12 में हम लोग को अच्छा तरह से तैयारी करना है। कौन कौन स्टूडेंट तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग भी नीचे प्रैक्टिस करते चलिए कि आपका कितना आंसर्स करेक्ट आंसर्स दे पा रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी जो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, यहां पे पूछा गया क्या सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो सांख्यिकी के बारे में क्या बताया था, इसमें आपका डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड दोनों का बात किया जाता है। तो बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1749 में, कब? 1749 में जर्मनी के लेखक गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था, इसलिए उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता जो है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, गॉटफ्राइड एकेनवाल है। लेकिन दोस्तों, अगर भारतीय सांख्यिकी के जन्मदाता पूछा जाए तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स अगर पूछा जाए तो आपका कौन होगा, नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों को मॉर्निंग में ही प्रैक्टिस करा दिया। नीचे इसका आंसर हमको मिलना चाहिए, क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड। ठीक है, तो दोस्तों किस किस के द्वारा जो है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक के द्वारा, आपका इकोनॉमिक्स के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। यहां पे ऑल ऑफ देम जो होगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिस बीन ड्राइव्ड। तो दोस्तों, यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर यहां पे आपका 3 देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस, जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, सांख्यिकी स्टैटिस जो है लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है आपका राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, देखिए वही क्वेश्चन हिंदी में लिखा गया है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख सकते हैं क्या लिखा गया, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्विजिलेटर इज कॉल्ड। जब कलेक्टेड बात किया गया इन्विजिलेटर के द्वारा, खुद के द्वारा अनुसंधान करता जो है संग्रहित करते हैं आंकड़ों को, तो वो होता है आपका प्राइमरी डेटा। वो क्या होता है, प्राइमरी डेटा यानी प्राथमिक आंकड़े होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और से अगर प्राप्त करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर सोर्स से हो गया, और आंगनबाड़ी से जाकर हम लोग लेके आए न्यूज़पेपर को, ठीक है, या फिर उनके डेटा के माध्यम से हम अगला को जानकारी दे, तो वो सभी जो है आपका क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा में आ जाएगा। अगर हम लोग खुद ना करके दूसरे किसी संस्था या संगठन से मदद लेकर जो हम क्या करते हैं, डेटा को शो करते हैं, आंकड़ा को शो करते हैं, वो सेकेंडरी पे आएगा। लेकिन अनुसंधान करता जो है अगर खुद कलेक्ट करता है तो आपका प्राथमिक आंकड़ा में आ जाएगा, यानी प्राइमरी डेटा कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़े। देखिए, प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े हैं जो प्रथम बार संकलित किए जाते हैं, वह स्वभाव से जो है मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन। तो दोस्तों, ये जो है दोनों पे यूज किया जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में। एक सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसको एक टेस्ट की तरह मानिए और देखिए आप कितने आंसर्स दे पा रहे हैं सही से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया, if from the population some selected units are studied then it is called as। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहेंगे, बोला गया हिंदी में भी देख लीजिए, यदि समग्र यानी टोटल में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था, उसको सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। प्रति 10 एग्जाम्पल दिया था ना, कि माँ जो है आपका चावल पका रही है और उसमें से जो चावल पका है या नहीं उसको देखने के लिए वो क्या करती है, चावल का 2-3 दाना निकाल के पीस करके चेक करके बता देती है कि अंदर का पूरा चावल पका है या नहीं पका है। तो इसी तरह से हमारे सामने बहुत कुछ सिचुएशन आते हैं जब हम आंकड़ा कलेक्ट करने जाते हैं, तो उसमें से मेरे पास बहुत बड़ा एक डेटा होता है, उसमें से कुछ जो है चुनिंदा आंकड़ों को जो है सिलेक्ट करते हैं, उसी के आधार पर हम अपना निष्कर्ष रिजल्ट जो है निकालते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज को क्या कहा जाता है, आपका सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, जो समग्र से कुछ चुनी हुई इकाई का बात करेगा। तो प्रति 10
अनुसंधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देख सकते हो दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा किया गया था, तो उस पर ध्यान नहीं देना, जो मैं आंसर बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सेंसस मेथड इज, तो सेंसस मेथड क्या है दोस्तों, यहां पे पूछा गया संगणना विधि, तो संगणना विधि का पूछा गया, तो यहां पे आपका होगा सुटेबल वेयर यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजेनियस। ठीक है, उपयुक्त जहां समग्र की सभी इकाई एक रूप ना हो वहां पे सेंसस मेथड यानी संगणना विधि का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देखिए मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, अनुसंधान की दो विधियां है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलीबार विच सिंबल इज इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। ठीक है, तो टेलीबार को मैंने बताया था कि 1 2 3 4 और यहां पे बोला 5 शो करने के लिए 5 यहां से आपका बाएं से दाएं, बाएं वाला जो ऊपर होगा, दाएं वाला कहाँ होना चाहिए नीचे। देखिए फंसाने के लिए दिया गया ये वाला, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे आवृत्ति को दिखाना है, तो इस तरह से आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, व्हेन बोथ लोअर एंड अपर लिमिट्स आर कंसीडर्ड सच सीरीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं क्या, आपका एक्सक्लूसिव सीरीज जो होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक्सक्लूसिव सीरीज जो होगा या फिर आपका इंक्लूसिव सीरीज होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऑलरेडी जो है मैंने बताया ये क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाता है। इंक्लूसिव सीरीज तब होता है दोस्तों जब यहां पे आंकड़ों का कहा जाता कि अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट इन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, तब आपका होता आपका इंक्लूसिव। लेकिन यहां पे वैसा कुछ नहीं लिखा गया, डायरेक्ट लिखा गया, इसलिए हम लोग एक्सक्लूसिव पे लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव जो है 0 से 5 होगा, 5 से फिर क्या हो जाएगा 10 होगा, रिपीट कर रहा है देखिए यहाँ पे, और इंक्लूसिव में रिपीट नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंक्लूसिव के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, एक्सक्लूसिव करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही जो है हिंदी में लिखा गया, निम्न में जब उच्च और निम्न दो सीमाओं का जो है ध्यान दिया जाता है, तो ये आपका किस पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, इस पे आएगा, एक्सक्लूसिव पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक्सक्लूसिव ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्जी श्रेणी क्या पूछा गया, नेक्स्ट रेंज क्या है, तो रेंज के बारे में मैंने एग्जांपल देकर आप लोगों को बताया था कि आप दुकान गए, दुकान में सामान खरीद रहे हैं, तो आपको दुकानदार पूछ रहा है कि कैसा कपड़ा चाहिए, कपड़ा का रेंज क्या है, तो आप बोल देते हैं 500 से 800 के बीच, यानी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को बता दिए। जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस होता है वही आपका पारस कहलाता है, रेंज कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पारस का अर्थ होता है अधिकतम एवं न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, द मिड पॉइंट इज इक्वल टू द क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू पूछा गया दोस्तों। 12 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आप 12 में देख रहे हैं दोस्तों, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों, जल्दी से फटाफट से बताना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, द एवरेज ऑफ द अपर क्लास लिमिट एंड क्या लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, उसका एवरेज को जैसे कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू हम लोग मालूम है ना, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जहां L1 क्या है दोस्तों, आपका लोअर लिमिट है, और L2 है आपका अपर लिमिट, और उसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ 2 से भाग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या निकालने बोला गया, द मिड वैल्यू ऑफ 60 एंड 80। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला तो आपने अभी पढ़ लिया, क्या होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 हो रहा है ना, तो दोस्तों इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा 70। तो 70 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 4 में देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग मध्य बिंदु निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों रो एंड कॉलम का जहां बात होगा तो हम लोग उसका बात करें टेबुलेशन का। ठीक है, सारणीयन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां रो और कॉलम दोनों का बात होगा दोस्तों, तो याद रखिए कि वो क्या कहलाता है, सारणीकरण कहलाता है, सारणीयन कहलाता है। फिर से देखिए मिड वैल्यू निकालने के लिए बोला कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, आप लोग जो है वही फॉर्मूला लगा के नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 वही रूल है, उस रूल से नीचे कैलकुलेट करके आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या बोला गया, ए ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉन एज। तो दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ओजाइब जो होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं तोरण चित्र कहते हैं। ठीक है, तो वह ग्राफ संचयी आवृत्ति को विवरण को जो दर्शाता है उसको हम तोरण चित्र कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बार डायग्राम क्या है, तो बार डायग्राम जो है दंड आरेख जो है एक विमीय आरेख है, 1 डायमेंशनल जो है डायग्राम है। ठीक है, 18 नंबर पे पूछा गया द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो देखिए 18 का जो है करेक्ट आंसर, इसको क्या कहेंगे, आंकड़ों के चित्रण का निरूपण का उद्देश्य क्या होता है, प्रेजेंटेशन जो होगा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 19 पे देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया है, द टोटल एंगल द सेंटर ऑफ द पाई डायग्राम इज। तो दोस्तों पाई डायग्राम जब बनाते हैं तो एक जो सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। तो पाई डायग्राम भी जो ऑब्जर्व करता है 360 डिग्री को। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक पाई और एक केंद्र पर जो है कुल कितने कोण होते हैं, तो 360 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ मीडियन इज। तो माध्यिका का गणना का आधार पूछा गया दोस्तों, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ओजाइव जो है कर्व हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओजाइव वक्र जो है तोरण चित्र जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तोरण वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू कृषि संबंधित जो है गतिविधियां किस में आती है दोस्तों, प्राइमरी में आती है, प्राथमिक में आती है। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि सेकेंडरी का क्या क्या आता है और टर्सरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है। आप लोग नीचे एग्जाम्पल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कृषि क्रिया किस में आएगी दोस्तों, अभी मैंने बता दिया प्राथमिक। आप लोग बताइए, कमेंट करके एग्जाम्पल दीजिए, द्वितीयक का कुछ एग्जाम्पल और तृतीयक का कुछ एग्जाम्पल नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत की आजाद कब हुआ था, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया। तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया ब्रिटिश काल में भारत का प्रथम जनगणना कब संपन्न हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881 में करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1881 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन स्वतंत्र भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। कितना बच्चे सही आंसर देखते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया 24 नंबर, व्हिच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर, स्वेज कैनल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट इन, कब दोस्तों ओपन कर दिया गया था, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1869 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंडिया सेकंड प्लान। तो सेकंड प्लान दोस्तों आप लोगों को पहला प्लान तो मालूम होगा 1951 से लेकर कब तक चला था, 1956 तक चला था। उसके बाद 5 साल का होता नहीं योजना, तो फिर नेक्स्ट कब से होगा, 1956 से आपका 1961 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। सेकंड वाला आपका पता चल गया। और सेकंड में जो है भारतीय जो है अर्थशास्त्री आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस का बहुत बड़ा योगदान था इसमें। सेकंड जो आप लोग का ये आपका प्लान था, इंडियाज प्लान। तो दोस्तों इसमें किसका योगदान सबसे बड़ा था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का। इन्होंने भारी उद्योगों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, और प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो मेरा वीडियो को अच्छे से सुनते हैं उसको इसका आंसर मालूम होगा। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही पकड़े हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी योजना क्या होती, आप पूछा गया वेयर वाज द नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया नीति आयोग जो है कब कंस्टिट्यूटेड किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे पूछा गया जीडीपी स्टैंड्स फॉर, तो जीडीपी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, हिंदी में कहे तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, अगर वर्ल्ड लेवल पे होता तो कौन होता, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया। तो यहाँ पे इंडियन लेवल पे बात करें, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है, जिसने HYB सीड्स के बारे में, बीज के बारे में बताया था, और इनका योगदान काफी बड़ा इस पे रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज द सोल ऑफ इंडिया, किसका स्टेटमेंट है, तो यहाँ आपका महात्मा गांधी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कृषि भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है दोस्तों, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्टेनेबल जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए जब ऑर्गेनिक का बात करें, जैविक कृषि का बात करें, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए, हम सभी जानते हैं। तो ये धारणीय होना चाहिए, यानी केमिकल चीजों का इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सस्टेनेबल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 32 नंबर पे क्या पूछा गया, हु गेव द स्लोगन ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, किसने दिया था, आपका APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो ऑफकोर्स सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, जिसमें आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट पे जो है ये आंदोलन चला था, जिसमें लोग जो है पेड़ों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे पूछा गया
इन इंडियाज आयरन स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। तो दोस्तों याद रखिएगा कौन से साल पे, आपका 1907 पे। और 1907 पे कहाँ पे, अपना झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुई थी। अब इसकी स्थापना करने वाले कौन थे वो आप लोग नीचे नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। 35 पे पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर्ड। तो दोस्तों कब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर किया गया था, 1948 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों मॉडल पेपर 1 जो है आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, तो अगर आप लोग एग्जाम देने से पहले जब जा रहे हैं तब। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर के पैटर्न से बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आर्ट्स वालों को भिड़ चुका है, तो आप लोग आर्ट्स का आंसर की जो अपलोड किया गया वो भी देख लीजिएगा मेरे द्वारा, और जितना भी प्लेलिस्ट में दिए हैं आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली औद्योगिक नीति 1948 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 पे क्या पूछा गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन। तो कब स्टार्ट किया गया था, 1991 को, जिसमें जो है उस समय क्या लाया गया था, एलपीजी लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को लाया गया था। ठीक है, उस समय में तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो भारत में आर्थिक सुधार कब किया गया था, 1991 में किया गया था। हर्षद मेहता का जो वेब सीरीज जो है आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बताया गया था किस तरह से जो है उसमें रोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एट द प्रेजेंट नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग द कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज। तो दोस्तों 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या 5 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो कहाँ इंस्टीट्यूट लोकेटेड है दोस्तों, याद रखिएगा कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है, कलकत्ता में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर पे देख सकते हैं क्या बोला गया, डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों, विनिवेश का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विनिवेश का तात्पर्य होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का प्रवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पब्लिक सेक्टर इन प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। आप सभी ने देखा कि अभी जो हाल फिलहाल में जो है LIC का कुछ शेयर जो है प्राइवेट कंपनीज के तरफ दिया गया, जिससे क्या हो सके कि जो बाहर के लोग हैं और भी कुछ इन्वेस्ट कर सके। और ये जो चीजें हैं सरकार के द्वारा जो है कभी कभी इस प्रकार की नीति को शामिल किया जाता है। तो जब भी याद रखिएगा विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो उसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर कुछ जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टोटल जो है 40 क्वेश्चन का फिर से प्रैक्टिस कर लिया। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कितना आंसर्स करेक्ट हुआ है। आप लोग को प्लेलिस्ट नहीं मिला तो इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे मैं प्लेलिस्ट आप लोग को शेयर कर दे रहा हूं। आप लोग अगर टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग को शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग एक बार उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा भी हो आप लोग का क्लास 11 का एग्जाम जैसा भी जा रहा है, आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को अच्छा से एग्जाम को दे के पास होना है। ठीक है, क्लास 12 का रिजल्ट जो है मैटर करता है, इसलिए क्लास 12 में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं चलेगा। एकदम समय रहते आप लोग को तैयारी कर लेना है, क्योंकि देख रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से गैपिंग दिया जा रहा है। एक दिन में 2-2 एग्जाम, 3-3 एग्जाम ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोग को आगे से तैयारी रखना है ताकि हम लोग को कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, थोड़ा सा जो है तबीयत खराब हो चुका है, जो थोड़ा सा आप लोग के लिए रात जगने के कारण जो है थोड़ा सा गला बैठ चुका है, तो कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग के लिए और लगातार जो है कंटिन्यूस वीडियोस आने लगेंगी। आप लोग का डिमांड रहा तो कौन कौन बच्चे इस चैनल के साथ जुड़कर किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग के डिमांड पर ही जो है आगे जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।